देखा तो तुम्हें ही कुचल कर तुमसे भी आगे जाएगा ऐसा लगता है। मामा, कौवा कितनी भी ऊंचाई की उड़ान भर ले, वो चील नहीं बन सकता। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक गुरु था। जब उसका वक्त पूरा होने के करीब था तब उसे लगा कि कोई तो हो जो उसके बारे में उसके बाद लोगों को बताए। तो उसने अपने एक शिष्य को राजी किया और अपनी सारी विद्या उसे सिखाई। उस मूर्ख शिष्य ने क्या किया पता है? अपने गुरु को ही युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा, इस देश में अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं हराया है, मैं तुम्हें हराकर वो कीर्ति अर्जित करूंगा। उस गुरु को अच्छे से पता था, देखो मेरी उम्र हो गई है तो अपने शिष्य से मैं कभी जीत तो नहीं पाऊंगा। इसलिए उस गुरु ने क्या किया पता है आपको? युद्ध पर जाने से पहले वो इडली का बर्तन होता है पता है, वो ढक्कन और एक बड़ा चम्मच लेकर वो युद्ध में आया। ये देखकर शिष्य ने हैरान होकर कहा कि ये क्या बात हुई गुरुजी, ये विद्या तो आपने मुझे सिखाई ही नहीं। तब उस गुरु ने उसे बताया कि एक गुरु अपने शिष्य को सब विद्याएं नहीं सिखाता है, कुछ विद्याओं को अपने इस्तेमाल के लिए भी रखता है। उसी तरह मैंने भी ऐसे ही भैरवा को सारे दांव नहीं बताए हैं। आपको पता है ना मामा, मेरे सिर पर अगर कोई बैठ गया तो मैं उसका सिर ही काट देता हूं। मेरे हिसाब से खाने के लिए मुर्गी को काटना, पैसों के लिए इंसान को काटना, दोनों एक ही चीज। वो जब तक मेरी बात मानता रहेगा, मेरे कहे अनुसार ही चलता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तब तक ही वो जिंदा रह पाएगा। तुम्हारा खौफ कैसा है ये मुझे अच्छी तरह पता है आदि, इसीलिए सावधान रहना ये बताने के लिए आया था। आप फिक्र मत कीजिए मामा, उसका क्या बंदोबस्त करना है मैं देख लेता हूं, आप कुछ मत सोचिए। ठीक है, मैं चलता हूं, खर्चे के लिए थोड़े पैसे दो। आपके घर पहुंचने से पहले आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलता हूं। कौन हो तुम? टोकरी क्यों बाहर रख के आई हो? अरे अगरबत्ती बेचने वाली आप, सिटी में मछली बेचने वाली आप, मुझे तो ये दोनों खुशबू पसंद नहीं है। क्या बात है? आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मेरे साथ पर्सनल? ऐसी क्या बात है? बाप रे, इस घर की बहू बनकर बाया पैर अंदर रख के घर आने की सोच रही हूँ मैं तो। आपके बेटे ने पहले ही गृह प्रवेश करा दिया मेरा। बाया पैर बहू? मेरे बेटे ने क्या किया बेटी? प्यार किया। हाँ, प्यार? आप परेशान मत होइए, मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। जब देखो मेरे पीछे पीछे आया करता था। वो बुरा है, जेल जाता आता रहता है, झगड़ा करता है, चोर है ये जानते हुए भी किसी तरह उससे शादी करनी है, ऐसा एक शौक होता है पता है। इस मर्द को बदलने का शौक मुझे भी था। मैंने बहुत कोशिश की
उसकी चोरी करना छुड़ाना है, जेल जाना छुड़ाना है, झगड़ा करना छुड़ाना है, कहीं एक अच्छा सा काम लेकर अच्छे से रहना चाहिए था। एक दिन मैंने साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम कोई अच्छा काम करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। बस वो मेरे कहने पर बंगलुरु में काम ढूंढने चला गया। बहुत बड़ा काम है उसने कहा। मुझे लगा कोई अच्छा काम मिल गया, ये सोचकर खुशी से जाकर देखा तो उसके आसपास रहने वाले सब चोर डाकू जेल गए हुए। उनको देखते ही सब समझ में आ गया। अरे बाप रे, तुम क्यों ऐसी जगह चली गई बेटा? लोमड़ी लोमड़ी के पास ही जाएगी ना, सांप सांप के साथ ही जुड़ेगा। कुछ भी करके उसे वहाँ से ले आओ बेटा। मैंने बुलाया, वो आया ही नहीं। ऐसा पहली बार हुआ उसने मेरी बात नहीं मानी। सबके सामने झगड़ा करने वाला, मारामारी करने वाला, दारू पीने वाला, किसी ने भी देखा तो सांप के जैसे फुसफुस करने वाला। मुझे देखते ही टोकरी के अंदर रहे सांप के जैसे फन उठाए बिना शांति से सोया करता था। इस बार ही उसने मेरी बात नहीं मानी। उस हद तक उसको दारू पिला के पैसों का लालच देकर उसका दिमाग खराब कर चुके हैं। इतने दिन छोटी मोटी गलतियाँ करता था, ज्यादातर 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने झगड़ता फिर आ जाता। अब वो जहाँ गया है ना, वो जगह मामूली नहीं है। वहाँ सब हत्यारे जैसे दिखते हैं, करोड़ों का कारोबार लगता है। पूरी जिंदगी जेल में सड़े ऐसा कर देंगे। उन्हें देखने से ही बड़े क्रिमिनल जैसे लगते हैं। कितने खतरनाक काम है उनके, क्या वो जिंदा छोड़ेंगे उसे? एक ना एक दिन इसे खतरा है कह के मार ही देंगे। अच्छा, बहुत डर लग रहा है बेटा। ये पापियों का लोग चक्रव्यूह की तरह होता है। अंदर जा सकते हैं, बाहर आना चाहो तो मुर्दा ही बाहर आना पड़ेगा। आप कुछ भी करके उसे घर पर ले आइए। तुम्हारी बातें सुन के लगता है कि वो तुम्हारी ही बात सुनेगा। वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। मैं उसकी माँ हूँ, वो मुझे बुढ़िया कह के बुलाता है। तो तुम ही सोचो वो मुझे किस तरह से बेइज्जत करता होगा। ठीक है माँ, सोचती हूँ। मैं उसकी कोई बीवी तो नहीं हूँ कि वहाँ जाकर उसे लेकर ही आऊँ। आप एक माँ हो, आपको ही ये काम करना होगा। मैं अब चलती हूँ माँ। रुको बेटा, पहली बार घर आई हो, दोनों मिलके खाना बनाएंगे, खाना खाकर जाओ। चलो। कितनी सुंदर हो, कितना अच्छा दिल है तुम्हारा। तुम मेरी बहू बनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मेरा बेटा बुरा इंसान है। आपका बेटा बुरा हुआ है माँ, लेकिन वो बुरा नहीं है। उसके सीने में भी अच्छा दिल है। बुराई ने उसे राख के जैसे ढका हुआ है। कितने अच्छे से बात करती हो। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा अच्छा करेगी। चलो खाना बनाकर खाएंगे। चलो। नहीं माँ, मुझे खाना वाना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। 1 मिनट। ये लो, पानी पी कर तो जाओ। ठीक है माँ, मैं अब चलती हूँ। भैया, हाँ? उस फोटो को ऐसे क्यों देख रहे हैं आप?
इनको मैंने कहीं देखा है बहना। ये मुझे काफी पहचाने से लग रहे हैं। इन्हें बहुत करीब से देखा है ऐसा लग रहा है। ये कैसे हो सकता है भैया? उन्हें गुजरे हुए तो काफी साल हो गए हैं अब। उन्हें कैसे देखा होगा आपने? वही मेरे पिता है। अच्छा, तो फिर अब से मेरे भी पिता यही हैं। वो कैसे? पिता का प्यार कैसा होता है मुझे पता नहीं है। जब से तुम्हें मैंने मन से बहन माना है तब से तुम्हारे पिता मेरे भी पिता हुए ना। कितना अच्छा मन है आपका भैया। अब लगता है कि आप हमारे घर में क्यों नहीं पैदा हुए। साथ में पैदा हो तो ही भाई होता है क्या? तुम मेरी बहन हो ये मैं मन से मान चुका हूँ। तुम मेरी बहन की तरह नहीं हो बहना, बल्कि तुम ही मेरी बहन हो ऐसा मान लिया है। मैं कहाँ पैदा हुआ पर तुमने मुझे जिंदगी दी, जीवन दिया। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ अनाथ की तरह ही बड़ा हुआ हूँ। साथ में भाई बहन भी नहीं है। भाई बहन का प्यार भी नहीं मिला। भाई का प्यार नहीं मिला। भाई बहन का प्यार नहीं मिला। कोई साथ देने वाला नहीं था। मैं अकेला ही बड़ा हो गया। बचपन में जब स्कूल जाता था सब लावारिस कहते थे मुझे, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी बहन। इतनी छोटी उम्र में क्या करना चाहिए पता नहीं था। अकेला बैठकर रोया करता था बहन। मेरे पिता कौन है किसी ने पूछा तो आज मैं हिम्मत से कहूंगा यही मेरे पिता हैं। मैं मेहनत करने के लिए काम ढूंढते हुए बेंगलोर आया था, लेकिन मुझे काम के साथ साथ जान से भी प्यारे ऐसे रिश्ते मुझे मिले हैं। मुझे एक बहन मिली है। इतने दिनों तक मेरा कोई मजाक बनाता तो कोई खिल्ली उड़ाता। क्यों ऐसा कभी कोई नहीं पूछता था बहन। लेकिन आज मेरे बारे में कोई बुरा कहे या कोई गाली दे तो क्यों मेरे भाई को गाली देते हो, क्यों मेरे भाई के साथ झगड़ा करते हो, ये पूछने के लिए आज मेरी बहन है। मुझे करोड़ रुपए की दौलत नहीं चाहिए बहन, बस तुम मेरे साथ रहो यही बहुत है। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, तुम कभी भी मुझे मत छोड़ना बहन, मत छोड़ना बहन। भैया मैं आपको कभी भी किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगी भैया, नहीं छोड़ूंगी। क्या परफॉर्मेंस है बेटा, ये सीन भी वर्कआउट हो गया ना। ये औरतें होती ऐसी हैं, बाप और भाई की बात आए तो इमोशनल हो जाती हैं। बाप और भाई के बारे में बातें सुनकर आंखें बंद करके मान लेती हैं। चलो इस मामले में होता ही होगा। बेचारी शिवगामी मुझसे अभी और क्या क्या सीखेगी क्या पता। मेरे बारे में बेखबर होकर मुझे इतना मानती है, मुझ पे इतना विश्वास करती है। बेचारी लड़की, अब ऐसा होगा
तो क्या हम बदल सकते हैं क्या? गला काटना है। जो गला काटने आया है उसको तो गला काटना ही है। पीठ में छुरा भौंकना है तो भौंकना ही पड़ेगा ना। तभी तो हम जैसे अच्छे से रह सकते हैं। हाँ बोलिए शिव कुमार। सर, वो भैरवा है ना सर, वो अच्छा आदमी नहीं है। ये बात तो सबको मालूम है शिव कुमार, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग उसे न जाने क्यों महात्मा मान बैठे हैं। वो अच्छा आदमी नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। प्रूफ मिल गया है सर, इसीलिए आपको कॉल किया। अच्छा, क्या है वो? 1 साल पहले एक लड़की के चक्कर में इसी भैरवा का बार में किसी के साथ झगड़ा हुआ था और फिर मारामारी भी हुई थी, इसीलिए वो पुलिस केस हुआ था। उसमें भैरवा की ही गलती थी। उसने एक लड़की को छेड़ा था सर। उसके भाई ने आकर बोला तो उसने उसे भी मारा था। उसी केस में इसको जेल में डाला गया था। हाथ में स्लेट पकड़कर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए उसकी फोटो है सर। उसने क्या गुनाह किया है उस पेपर में वो डिटेल भी है सर। वो जितनी भी कॉपीज हैं उन सारी कॉपीज को लेकर आइए। उन्हें बड़े साइज में प्रिंट करके शिवगामी जहां जहां जाती है सब जगह लगवा दूंगा। सर, जैसे ही ये बात पता चली न्यूज़पेपर ऑफिस जाकर मैंने वो सब ढूंढ लिया है, लेकिन एक ही कॉपी मिली है सर। ठीक है, उस एक को ही ले आइए। हमारे घर में है ना लेडी, उन्हें भी दिखाता हूं। ठीक है सर। किसका फोन था? शिव कुमार का? हाँ, तुम्हारी नजर में निर्दोष होगा, मेरी नजर में वो एक अपराधी है। भैरवा ने 1 साल पहले एक लड़की को छेड़ा था। जब उसका भाई भैरवा को समझाने आया तो बार में उसे मारकर हंगामा खड़ा कर दिया था। सुना है तब पुलिस केस हुआ था। पुलिस स्टेशन में स्लेट पकड़ के निकाला हुआ फोटो न्यूज़पेपर में भी छपा था। मुझे मालूम था कि उन्होंने ही कॉल किया होगा। जब वो यहाँ से चले गए हैं तो यहाँ की बातों से उनका क्या लेना देना? शिव कुमार को लोगों ने पत्थर से मारा और पुलिस वाले उन्हें उठाकर ले गए, ऐसा वीडियो मैं भी क्रिएट करके आपको भेजूं क्या? आज की टेक्नोलॉजी यूज करके जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ भी सबूत तैयार करके लाकर दिखा दोगे ना, तब भी मैं उसे नहीं मानूंगी। मेरे भैया क्या हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो तुम्हारे भाई की तरह है बस, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं है। तुम्हारे भैया कहाँ और ये कहाँ? शक्ल से ये तुम्हारे भैया जैसा हो सकता है, लेकिन गुण में तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा भाई जेंटलमैन था और ये 420 है। तुम्हारा भाई एक सभ्य इंसान था और ये कैरेक्टरलेस है। तुम्हारा भाई एक सत्यवादी था और ये बहुत बड़ा झूठा है। और पता है, तुम्हारे भाई को अपनी जान से ज्यादा दूसरों के सुख की परवाह होती थी, लेकिन ये दूसरे मरे तो परवाह नहीं, मैं सुखी रहूं ये ऐसा चाहता है। शिवगामी, ये तुम्हारे भाई के पैर के धूल समान भी नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने जहर पिया, खुद की जान दे दी उन्होंने। ये कभी दे पाएगा? हाँ, ये भी देंगे, जहर भी पिएंगे और अगर जरूरत पड़ी ना तो मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार होंगे।
तुम उसके बारे में ऐसा सोच सकती हो, मैं बिल्कुल नहीं। उसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। उनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। उनके बारे में चुगली करनी है ये पता है आपको। ठीक है, फिर देखते हैं। उसने अगर जहर पिया तो तुमने जो कुछ भी कहा वो सब मान लूंगा। उसे तुम्हारा भाई मान के मैं सर झुका लूंगा। ओके? ठीक है, प्रूव करती हूँ। करो। बहना, बहना, हाथ में जहर की बोतल लेकर क्यों बैठी हो? भैया, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिंदगी नहीं चाहिए। कोई हल निकालो बहना। मैंने अपने भैया को खोया है। उसी दर्द में मैं जी रही हूँ, लेकिन आप मिले। आप मेरे भैया की तरह ही हैं। आपके गुण भी मेरे भैया की तरह ही हैं। मेरे भैया के जितना ही आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं बहुत खुश थी। लेकिन इन सब को देखिए, इस घर में रहने वाला कोई भी मुझ पे यकीन नहीं कर रहा। 6 साल की भैरवी से लेकर 7 साल की कमला माँ तक। आप अच्छे आदमी हो ये कोई नहीं मान रहा भैया। मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये प्रूव करने के लिए क्या करना है बहना? मैं बेवकूफ हूँ, मुझे अकल नहीं है। मैं आप पे आंख बंद करके यकीन कर रही हूँ कह के। ये सब लोग हर दिन किसी न किसी बहाने से बोलते ही रहते हैं। मेरे सगे भाई को मैंने इन्हीं की वजह से खो दिया। अब आपको भी मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अब जीने की इच्छा ही नहीं है भैया, इसलिए मैं जहर पी रही हूँ। नहीं बहना। शिवगामी, बहना नहीं। मेरी वजह से ही ये सारी समस्या आई है। तुम्हारे इन आंसुओं का कारण मैं हूं। हम भाई बहन के प्यार को ये समझ नहीं रहे हैं। मेरा प्यार सच्चा है, तुम पर मेरी जो ममता है वो भी सच्ची है। तुमने जो मुझ पे विश्वास किया वो भी सच है। तुम मेरे बारे में गलत नहीं हो, इस बात का उन्हें यकीन दिलाना होगा। मेरा तुम्हारा प्यार फायदा और नुकसान से परे है, बहुत ही पवित्र है। भाई बहन के बीच का प्यार पवित्रता का एक बंधन है। ये सब मुझे प्रूव करना होगा ना। मैं तुम्हें सगे भाई की तरह प्यार करता हूं, बस यही तो समझाना है ना इन्हें।
ये जान मेरे लिए तुमसे बढ़कर नहीं है। ये दुनिया को पता होना चाहिए। अगर इनकी यही मंशा है तो मुझे ये जहर पीना ही होगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे माफ कर दो बहनों। मुझे माफ कर दो बहना, मुझे माफ कर दो। मैं जब जिंदा हूं तब किसी ने मुझ पे यकीन नहीं किया। अब मरने के बाद मेरा प्यार सच्चा है ये पता चल जाए तो काफी है। मैं आराम से आंखें बंद कर लूंगा। पता चल गया ना? अब तो तुम सबको पता चल गया ना? सबको तसल्ली भी हो गई होगी। तुम्हारे भैया की तरह ये जहर नहीं पिएंगे ऐसा कह रहे थे ना? देखा, जहर भी पी लिया। ये अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। देखा, इन्होंने वो प्रूफ भी कर दिखाया। मेरे सगे भाई जैसे थे ये भी वैसे ही है, ये इन्होंने साबित किया। अब तो सबको तसल्ली हो गई ना? आपकी इस गलती के लिए आप सभी लोगों को इनके पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। थैंक गॉड मैंने उसमें जहर नहीं डाला था। सिर्फ एक टॉनिक था। आप सभी लोगों को मेरा भाई कैसा है ये प्रूफ करने के लिए उसमें मैंने टॉनिक डाला था। क्या कह रही हो बहना? इसमें जो था वो जहर नहीं था? नहीं भैया, वो जहर नहीं था। नहीं बहन, तुम्हारे लिए जान देकर एक भाई अपनी बहन के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। ये मैं दुनिया को दिखाना चाहता था। वो मौका भी नहीं दिया ना बहन तुमने। तुमने जब जहर है कहा तो उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब टॉनिक है कहा तो लगा मानो ऐसा एक मौका भी मुझे नहीं मिला। ये सोच के मुझे दुख हो रहा है। भैया, लेकिन मुझे आप पर गर्व है। आप जैसा भाई मेरे साथ है ये मेरा सौभाग्य मैं समझूंगी। दुनिया में किसी को ना मिलने वाला भाई मुझे मिला है, सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सिर्फ तुम्हें मुझ पे यकीन है तो काफी है बहन, और किसी का भरोसा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? थोड़ी देर पहले तो बहुत कुछ बोल रहे थे। ऐसे चुप क्यों हो गए आप? ओह, अब बात निकल नहीं रही है मुझसे। आप अकेले ही नहीं, यहाँ रहने वाले सब के सब अब बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे भैया के बारे में बात करने के लिए यहाँ कोई भी लायक नहीं है।
बेटा क्या हमें नहीं मान रहे हैं कि वो सच्चा और अच्छा आदमी है? पापा, आप मान सकते हैं, मम्मी मान सकती है, ये सब लोग मान सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मान सकती। उसका असली चेहरा आज नहीं तो कल मम्मी को पता चलेगा। हमेशा वक्त पर आने वाले आज इतनी देर हो गई फिर भी नहीं आए हैं। ओह, नमस्कार मैडम। नमस्ते सर, आपकी ही राह देख रही थी। बैठिए ना। सर, कुछ पीने के लिए मंगवाऊं आपके लिए? कॉफी, टी, जूस, कुछ भी? नहीं मैडम, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम, अब ये बताइए आपने मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया है? वो क्या है कि एक मेरे मुंह बोले भैया हैं, दिखने में भी मेरे भैया जैसे हैं, गुण में भी मेरे भैया जैसे हैं। सो उन्हें मैं अपने सगे भाई का दर्जा देना चाहती हूँ, ऐसा डिसाइड किया है। इसके लिए कानून के हिसाब से अप्रूवल होता है क्या? अगर है तो उसमें लीगल प्रोसेस क्या है ये समझना चाहती थी, इसीलिए आपको आने के लिए कहा था। मैडम, एक इंडियन अडॉप्शन एक्ट है 1955 के अनुसार एक बच्चे को आप गोद ले सकती हैं, फिर उस बच्चे के माता पिता आप ही बन जाओगे। लेकिन एक भाई को गोद लेने का नियम कानून में नहीं है मैडम। हिंदू अडॉप्शन एक्ट के हिसाब से इसके लिए अनुमति नहीं है। मेरे हिसाब से भी और हिंदू संप्रदाय में भी इसके लिए कोई अनुमति है ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन आप एक काम कर सकती हैं। क्या वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं? एक भाई के लिए जो करना चाहिए वो अगर आपको करना है तो कोई भी कानून बीच में नहीं आएगा। मतलब उन्हें मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी अगर लिख कर दे दूं तो कोई मुझे इस बारे में पूछने वाला नहीं है ना? प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है तो उसे आप लिख कर दे सकती हैं। प्रॉपर्टी अगर दूसरों के नाम पर है और उसे आप इस्तेमाल कर रही हैं तो उस प्रॉपर्टी को लिख कर देना असंभव है। नहीं, सारी दौलत मेरे ही नाम पर है। ऐसा है तो आसानी से आप अपनी प्रॉपर्टी जिसे चाहे दे सकती हैं या फिर विल बना सकती हैं। लेकिन मेरे तजुर्बे के आधार पे एक वेल विशर होने के नाते कहना चाहता हूं कि जिसके नाम से आप विल बनाएंगी उनके नाम पे प्रॉपर्टी करने से पहले 1000 बार सोच विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी मोटी प्रॉपर्टी तो है नहीं, पूरा साम्राज्य है। अगर एक बार आपने इसे लिख कर दे दिया तो फिर उसे वापस पाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिलहाल तो मैंने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जब सोचूंगी तो जरूर आपकी सलाह लूंगी। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। हाँ, बाय द वे, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो तो मुझे कॉल कीजिए। श्योर। आदि, आदि, कहाँ गया ये भाई? आदि, क्या हुआ मामा? आओ आओ, तुमसे एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करनी थी। इम्पोर्टेंट बात? क्या है वो? आदि, मैटर क्लाइमैक्स तक पहुंच चुका है। मतलब? शुगम इस हद तक पहुंच गई है
कि उस भैरवा को सारी प्रॉपर्टी लिखकर देने की स्थिति तक पहुंच गई है। सुबह लॉयर को बुलाया था। भैरवा को अपने सगे भाई की तरह गोद लेने का उसने डिसाइड किया है। इतना ही नहीं, कानून इसकी इजाजत देता है क्या, ऐसा पूछ रही थी। लेकिन लॉयर ने कह दिया कि कोई चांस नहीं है। तुम्हारे भाई को जो चाहिए दे सकती हो, पैसा दे सकती हो, दौलत दे सकती हो, गहने दे सकती हो, उससे कानून को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन भैरवा को भाई की तरह गोद लेना कानून के हिसाब से नामुमकिन है। उसके मामले में वो काफी इमोशनल हो गई है। कल क्या हुआ मालूम है? अशोक ने कहा तुम्हारा भाई अलग है और भैरवा अलग है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए जहर पिया, क्या भैरवा भी पी सकता है? अशोक ने शिवगामी को चैलेंज किया और कहा क्या भैरवा तुम्हारे लिए जहर पी सकता है? उसके बाद शिवगामी नाटक करने के लिए जहर की बोतल लेकर बैठ गई और बोली ये सब तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे जीने की इच्छा नहीं है, इसलिए बोतल में जो जहर है वो मैं पीऊंगी, ऐसा कहा। इतने में वो भैरवा खुद बोतल लेकर गटागट पी गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? सुना है उसके बाद शिवगामी ने कह दिया कि उस बोतल में जहर नहीं था, टॉनिक था। आप मेरे भैया की तरह हैं, ये प्रूव करने के लिए मैंने ही ऐसा नाटक किया था। ओहो, इतना अच्छा है क्या वो? मैंने उससे पूछा भी तुमने कैसे इतनी हिम्मत करके जहर पी लिया? इस पर उसने क्या कहा पता है? उसमें जहर नहीं है ये मुझे पहले से मालूम था। उसको लेकर शिवगामी बहुत ही इमोशनल हो गई है। वो तो उसे खुद के भाई की तरह समझ रही है। मुझे तो लगता है उसके चलने की स्पीड देखे तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा। वो क्या पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम लिखेगी? एक्चुअली पूरी प्रॉपर्टी उसी की ही है। तुम क्या कह रहे हो आदि? ये सब जानकर ही मैंने उसे शिवगामी के पास भेजा है। शिवगामी का बाप शिव प्रसाद टीचर है ना? वो सिर्फ शिवगामी और हरि प्रसाद के ही पिता नहीं हैं। इस भैरवा के बाप भी वही हैं। हे भगवान, ये कैसा ट्विस्ट है? ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया हो। ये बात हजम नहीं हो रही है आदि। मामा, आप हजम कर लो या उल्टी कर दो, पर सच तो यही है। शिवगामी के बाप शिव प्रसाद की यही सच्चाई है। शिवगामी की मां से शादी होने से पहले एक शादी हुई थी। उस शादी का नतीजा है ये भैरवा। मतलब शिवगामी और हरि प्रसाद का भी बड़ा भाई। एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जो भैरवा को भी नहीं मालूम। शिवगामी के पिता शिव प्रसाद टीचर बेंगलोर के किसी स्कूल में काम करते थे। उनकी बीवी का नाम शंकरी है।
शंकिरी, ये तुम्हारी ही पूजा का फल है या मेरे माँ बाप के पुण्य का फल है। मुझे बेंगलोर में शांभवी एजुकेशन ट्रस्ट नाम की संस्था में टीचर की नौकरी मिली है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया है, देखो। जी, हमको क्या दिक्कत है यहाँ? हम यही अच्छे हैं ना। आप क्यों काम करने के लिए इतनी दूर जा रहे हो? नहीं शंकिरी, यहाँ मुझे कितना पगार मिलता है? 350 रुपए, इतने ही। लेकिन बेंगलुरु में 1100 रुपए, 3 गुना ज्यादा मिलेंगे। जी, बेंगलोर में खर्चा भी तो बहुत होगा, लेकिन यहाँ पर आपकी लाई हुई 350 रुपए पगार ही काफी होती है। हम उसी में ही सुकून से रह रहे हैं ना। हम पर कोई कर्जा है क्या, या फिर हमें कोई समस्या है? नहीं ना। 3-4 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, ये सोच के डरेंगे क्या? नहीं ना। हमारा तो एक ही बेटा है। 350 रुपए 3 लोगों के लिए बहुत है। उसमें भी 50 रुपए बचा रही हूँ ना मैं। तुम्हें तो मालूम है ना शंकिरी कि मेरा बचपन से एक ही लक्ष्य था और मेरी हमेशा एक ही इच्छा रही है। क्या गरीब पैदा होकर गरीब ही मरना है? इस गांव में मुझे प्रोत्साहन देने वाला कौन है बताओ? यहाँ कुछ करने का मौका कहाँ है बोलो? उधर शहर में बड़े बड़े स्कूलों में काम ढूंढकर मैं वहाँ के बड़े लोगों से मिल भी सकता हूँ। मुझे वहाँ कुछ करने का मौका मिलेगा। मुझे एक बड़ा स्कूल बनाना है, उसमें हजारों लोगों को काम देना है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम बनाना है। यही मेरा लक्ष्य है और वही मेरा सपना है। तुम लोग यहाँ रहो, मैं बेंगलोर जाकर थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लेता हूँ, फिर काम शुरू करता हूँ। उसके बाद तुम लोगों को बुला लूंगा। नहीं जी, वहाँ जाकर खाने के लिए, रहने के लिए क्या करेंगे? इतना कष्ट उठाना जरूरी है क्या? आराम से रहने वाली मानसिकता होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ कर दिखाने वाली मानसिकता होगी तो ही आगे बढ़ेंगे। कष्ट होगा ये सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें हमारी आगे की पीढ़ी को अमीर बनाना ही होगा। उन्हें जो चाहिए वो हमें देना ही होगा और उसके लिए हमें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। हमारा गरीबों का वंश है और ये गरीबी मेरे वंश की आखिरी गरीबी होनी चाहिए। मेरी आशा और मेरा सपना पूरा हो, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। देखिए, आप जो भी करिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। पहले बोला करिए। मुझे जो लगता है मैं कह देती हूँ। नहीं जी, आपका वहाँ जाना, स्कूल बनाना, लोगों को काम देना, ये सब बेंगलोर जाकर ही क्यों करना है? इसी गांव में रहकर भी तो कर सकते हैं ना। शंकरी, बेंगलोर में एक स्कूल में करीबन 2 से 3 हजार स्टूडेंट्स होते हैं और यहाँ नर्सरी से 10वीं तक सिर्फ 180 बच्चे ही हैं। वहाँ एक सेक्शन में ही 200 बच्चे होते हैं। समझने की कोशिश करो शंकरी। 180 बच्चों को रख के क्या करेंगे बोलो? वही बेंगलोर में सालाना 30,000 से 35,000 फीस कलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वो तो फीस भी नहीं भर पाएंगे। कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में भी भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन वही बेंगलोर में फीस भरने के अलावा बिल्डिंग बनाने के लिए फंड भी देते हैं। सब सोच विचार करके ही मैंने ये फैसला लिया है। कृपा करके समझने की कोशिश करो शंकरी। मुझे कोई समस्या नहीं है जी, लेकिन हमारे बेटे को बाप का प्यार नहीं मिलेगा ना। आप जब तक लौट के आएंगे तब तक बच्चा बाप का प्यार ही भूल जाएगा शायद। मैं तुम्हें हमेशा यही रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बेंगलोर जाकर सेटल होते ही तुम दोनों को भी वही बुला लूंगा, तब हम सब साथ रहेंगे। नहीं जी, एक आदमी को बिना सपोर्ट के इतनी ऊंचाई पाना हो तो न जाने कितने साल लग जाएंगे। तब तक क्या आप और मैं अलग ही रहेंगे क्या? बोलिए।
देखो, बच्चा जब होता है तो उसे पिता का प्यार मिलना चाहिए। उसके बड़े होने के बाद पिता का प्यार मिला तो क्या फायदा? तुम्हारी बात सुनकर अगर मैं यहीं रहा तो हमारी अगली पीढ़ी को भी गरीब ही रहना पड़ेगा। एक चाहिए तो दूसरे का त्याग करना ही होगा शंकरी। देखो, बीवी बच्चों की खातिर मैं अपने सपने, अपनी आशाओं की बलि कभी भी नहीं चढ़ा सकता शंकरी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बर्बाद होने के लिए परमिशन मांग रहा हूँ? किसको ऐसा अवसर मिलता है बोलो? भगवान जीवन में एक ही बार ऐसा अवसर देता है। उसका अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आगे चलकर हमको ही आंसू बहाने पड़ सकते हैं। क्या मुझे मेरे बेटे से प्यार नहीं है बोलो? लेकिन वो मेरी तरह दूसरों के सामने हाथ बांधकर खड़ा रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ सब मैं देख लूंगी। थोड़े साल तुम एडजस्ट करके रहो, उसके बाद खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा डिसीजन लिया है। बाद में ये बेंगलोर भी आ गए, बहुत अच्छा काम भी किया, टीचर बनकर अच्छा खासा नाम भी कमाया। ये जहां काम कर रहे थे, शांभवी एजुकेशनल स्कूल, इन्हीं की वजह से काफी तरक्की कर गया। इनके लगन और हार्ड वर्क से खुश होकर इसके ओनर ने एक साधारण टीचर से प्रमोशन करके इनको हेडमास्टर बना दिया। एक छोटी सी जगह पर अकेले रहता देख इनकी शादी नहीं हुई है सोचकर घर बुलाकर बात की।